जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 13 जनवरी 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे, जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। देखो, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने अभी तक पढ़ लिया होगा। तो डिस्कस करते हैं कि आज का कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृषि कानूनों के अमल पे सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय समिति बनाई है और वो समिति जो है किसानों से बातचीत करेगी, उसके बाद सरकार को सजेशन देने का काम करेगी। कल भी हमने डिस्कस किया था, इसको एक बार आप इस रूप में देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये काफ़ी व्यापक टॉपिक है। मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी व्यापक टॉपिक है। हमारे देश के सेनाध्यक्ष का ये स्टेटमेंट है कि चीन पाकिस्तान की साठगांठ वास्तविक खतरा। तो जो भारत का जो सीमा विवाद है, और ख़ास करके दो देशों के बीच में सीमा विवाद है हमारा, एक तो पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है और दूसरा जो है चीन के साथ सीमा विवाद है। और चीन और पाकिस्तान जो है एक अच्छे सहयोगी हैं। निश्चित तौर पे इसके बीच जो सांठगांठ है वो भारत के लिए खतरे का सबब है या खतरे का प्रतीक है। तो मेंस पर्सपेक्टिव से पाकिस्तान इंडिया रिलेशन और चाइना इंडिया रिलेशन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और ये टॉपिक भी उठ सकता है कि क्या टू फ्रंट वार के लिए भारत तैयार है। टू फ्रंट वार क्या होता है? टू फ्रंट मतलब होता है कि एक फ्रंट तो चीन खोल दिया और दूसरा फ्रंट पाकिस्तान खोल दिया। तो दो फ्रंट अगर वार होता है तो उसके लिए क्या भारत तैयार है, ये भी लगातार चर्चा में था। ये टॉपिक लगातार चर्चा में है। कई लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भारत क्या टू फ्रंट वार के लिए तैयार है, राइट। इसको भी देख सकते हैं कि मुंबई को धमाकों से दहलाने वाले को पाकिस्तान दे रहा है 5 स्टार सुविधाएं। ये जयशंकर जी का स्टेटमेंट है, विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है। तो मैंने आपको बोला है कि विदेश मंत्री का स्टेटमेंट, रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट, वित्त मंत्री का स्टेटमेंट, सेनाध्यक्ष का स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है और इन सब के स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली, राइट। राष्ट्रपति का स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है कि महिलाओं के लिए जो है कमीशन की जो मांग किया गया था, अस्थाई कमीशन की बात। पुरुषों को अस्थाई कमीशन मिला हुआ था सेना में, महिलाओं को अस्थाई कमीशन सेना में नहीं मिला हुआ था। तो महिला जो है लगभग 18 वर्ष तक लड़ाई लड़ी है और 18 वर्ष की लड़ाई के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि पुरुष को जो है अगर अस्थाई कमीशन देते हैं आप सेना में, तो महिलाओं को भी आप अस्थाई कमीशन सेना में दें। और इस टॉपिक पे ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया हुआ, राइट। तो उसी से रिलेटेड ये है, आप इसको भी एक बार देख सकते हैं। अब देखो, ये एनएससी का स्टेटमेंट है, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं कि शिक्षा से ही मजबूत भारत का निर्माण संभव। हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनका स्टेटमेंट है। इसको भी एक बार देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखो, जिस टॉपिक का मैं डिस्कस कर रहा हूँ एटलीस्ट, या मैं जिस टॉपिक को आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए, उसको ज़रूर एक बार पढ़ें। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अमरकंटक, त्रिपुरी सुंदरी सहित 6 और धार्मिक स्थल संवारेगा केंद्र, राइट। तो एक जो योजना है, जिस योजना के तहत ये सारा काम हो रहा है, उस योजना का नाम है प्रसाद योजना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है प्रसाद योजना के बारे में। तो आपको ये योजना के बारे में जानकारी होना चाहिए कि प्रसाद योजना के तहत धार्मिक स्थलों को जो है केंद्र सरकार संवार रही है और वहाँ पे जो है टूरिज्म को एक तरह से प्रमोट करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये आपको बेसिकली प्रसाद योजना के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखो, ये इस पेज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि अब मांग के हिसाब से होगा युवाओं का कौशल विकास। तो कौशल विकास जो है योजना कब आया, और कौशल विकास योजना का तीसरा चरण आने वाला है। तो पहला चरण, सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि पहला चरण में क्या ऑब्जेक्टिव था, पहला चरण में क्या फुलफिलमेंट हुआ है, पहला चरण कब आया था। उसके बाद दूसरा चरण में सरकार की क्या दृष्टिकोण रही थी, दूसरा चरण कब आया, दूसरे चरण में कितने युवाओं को जो है कौशलता प्रदान किया गया, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। और तीसरा चरण में सरकार का क्या कंटेंट है, क्या दृष्टिकोण है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी तीसरा चरण में सरकार शामिल कर रही है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी सरकार युवाओं को कौशलता प्रदान करेगी, जो तीसरे कौशल विकास योजना के तीसरे चरण में शामिल किया गया है। इसे पहले और दूसरे में शामिल नहीं किया गया था। तो ये सब बेसिक जानकारी और बुनियादी जानकारी आपको होना चाहिए। इसको भी देख लेना कि अमेरिका में नई शिक्षा नीति की होगी चर्चा, राइट। अब देखो फेसबुक पे जिस तरह का आरोप लग रहा था, तो फेसबुक ने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि पूरी तरह से सुरक्षित है निजी चैट, राइट। तो इसको भी एक बार देख सकते हैं। बाकी इसके अगर बैकग्राउंड में जाओगे तो डाटा लोकलाइजेशन एक्ट, जो एक्ट अभी नहीं आया, डाटा लोकलाइजेशन बिल आया था। न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति के सिफारिश पे जो है डाटा लोकलाइजेशन बिल सरकार लेकर आई है, और वो कंसिडरेशन में है अभी कि हम किस तरह से अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें, राइट। और इस पर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ, श्री कृष्णा समिति के सिफारिश पे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है। तो ये सारा का सारा टॉपिक जो है उसी से रिलेटेड है। डाटा को किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं। भारत का डाटा भारतवासियों के पास होना चाहिए। डाटा आपका जो है लोकलाइज होना चाहिए। एक इंडिया का डाटा इंडिया में ही रहना चाहिए। होता क्या है, जैसे मान लो आप अमेजन से कोई सामान परचेज करते हो, तो अमेजन से अगर मान लो कोई सामान अगर आप परचेज करोगे, तो आपका जो डाटा है, यानी आपका नाम हो गया, आपके कार्ड नंबर हो गया, आप कितना पेमेंट पे किए हो, उसके बाद जो आपका फ़ोन नंबर हो गया, ये सब जो बेसिक डाटा है आपका, ये डाटा जो है अमेजन कंपनी अमेरिका में जाकर स्टोर होता है। मतलब आपने सामान परचेज किया इंडिया में, स्टोर कहाँ होगा, अमेरिका में। तो इसी को लेकर के लगातार मांग उठ रही देश भर में कि डाटा लोकलाइजेशन पे सरकार को काम करना चाहिए। क्या अमेरिका में डाटा पहुंचने के बाद, आपका डाटा अगर अमेरिका में पहुंच जाता है, तो क्या उस डाटा को वो मिसयूज़ नहीं कर सकता? तो बिल्कुल कर सकता है, राइट। तो इसी को लेकर के लगातार चर्चा होता है कि डाटा को किस तरह से हम सिक्योर करें, और इसी के लिए न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति बनी थी, और न्यायमूर्ति श्री कृष्णा समिति की सिफारिश पे सरकार ने डाटा लोकलाइजेशन बिल सरकार लेकर आई संसद में, और वो बिल जो है अभी जो है संसदीय समिति के पास जो है गया हुआ है। संसदीय समिति उस पर डिसाइड कर रहा है कि क्या होना चाहिए, और उसके बाद जो है एक्ट उस पर बनेगा। इसको भी देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान पर कानूनी वापसी से कुछ कम नहीं, राकेश टिकैत, राइट। अब देखो यहाँ जो है अटॉर्नी जनरल का एक इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन में खालिस्तानी शामिल, चूँकि ये अटॉर्नी जनरल का स्टेटमेंट है, राइट। खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी को जो है भारत सरकार जो है आतंकवादी मानती है। खालिस्तान एक अलग प्रांत की बात करता है, एक अलग पंजाब की बात करता है, राइट। और भारत सरकार इसको जो है आतंकवादी मानती है। कहना है अटॉर्नी जनरल का कि जो है खालिस्तानी जो है इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में खालिस्तानी की महती भूमिका है। खालिस्तानी शामिल है, भारत में टूट फैलाना चाहती है, भारत को बंटवाना चाहती है, राइट। अब देखो ये जो है इसको मैं कट करके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। सुप्रीम कोर्ट की समिति में कृषि विशेषज्ञों से अर्थशास्त्री तक, ये 4 व्यक्ति जो है, इन चारों की एक समिति बनी है जो किसान से बातचीत करेगी और जो सरकार को सजेशन देने का काम करेगी, राइट। अब देखो ये न्यूज़ अगर आप देखोगे, टीआरपी जब आया था तो टीआरपी को लेकर के हमने कई बार डिस्कस किया था कि टीआरपी क्या होता है। तो टीआरपी में जो है लगभग 55,000 मीटर, यहाँ पे देखो दिया हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे 55,000 मीटर दिया हुआ। तो 55,000 मीटर क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्रोग्राम चलता है, आपके घर में कोई प्रोग्राम चलता है, आपके घर में कोई प्रोग्राम चलता है, किसी अन्य के यहाँ कोई प्रोग्राम चलता है, किसी अन्य के यहाँ प्रोग्राम चलता है, किसी अन्य के यहाँ प्रोग्राम चलता है, किसी अन्य के यहाँ प्रोग्राम चलता है। करोड़ों लोग हैं देश में जिसके पास टीवी है, जिसके यहाँ कोई न कोई प्रोग्राम चलता है। लेकिन इन करोड़ों लोगों के यहाँ देखे गए चैनल के आधार पर टीआरपी का मूल्यांकन नहीं होता। टीआरपी का मूल्यांकन मात्र 55,000 लोगों के, 55,000 जो व्यक्ति है उसका जो टीवी होगा, वो अपने टीवी में दिन भर में क्या देखता है, किस न्यूज़ चैनल को अधिक देखता है, कह सकते हो किस चैनल को अधिक देखता है, उसके आधार पे टीआरपी का मूल्यांकन होता है। मात्र 55,000 लोगों के टीवी देखने के आधार पे।
अब किसी भी अगर आपको पता चल जाता, मान लेते हैं कि आप किसी बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, बहुत बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं, आपको पता चल गया है कि 55,000 लोग जो हैं इसी के, ये जो टीवी देखता है, मात्र इसी का जो टीवी देखता है जितना देर देखेगा उसी के आधार पर टीआरपी का मूल्यांकन किया जाता है। अगर आपको ये जानकारी पता प्राप्त हो गया, आप क्या करोगे? बोलोगे कि चलो एक काम करो, आपको हम दूसरा टीवी खरीद कर देते हैं। आप एक काम करें, दूसरा टीवी से जो चैनल देखना है देखें, आपके पास जो ये टीवी है पर्टिकुलरली, इस टीवी से सिर्फ हमारे चैनल को आपको देखें, और साथ ही साथ हम आपको जो है 1,000-2,000 रुपये महीना भी देंगे, राइट। तो इस तरह से मान लेते हैं कि इस तरह से अगर आप 55,000 में अगर मान लेते हैं कि 5,000 भी टीवी को या टीवी के मालिकों से अगर आप कोरिलेट कर लेते हैं, उसको घूस देते हैं, रिश्वत दे देते हैं, उसको अलग से टीवी खरीद कर दे देते हैं, तो आपका जो है टीआरपी सबसे टॉप मोस्ट होगा, राइट। मात्र 5,000 लोगों को अगर आप मैनिपुलेट करते हैं 55,000 में, तो भी आपका टीआरपी सबसे टॉप मोस्ट होगा। अब देखो, टीआरपी अगर आपका टॉप मोस्ट होगा, आपने टीवी पे खर्चा किया, आपने नया टीवी उनको खरीद कर दिया, लेकिन टीआरपी में अगर आप टॉप मोस्ट में गए तो बड़े से बड़े ब्रांड जो है, बड़ी से बड़ी कंपनी जो है क्या करेगा कि आपको जो है एड्स देने का काम करेगा, आपको एड्स के माध्यम से पैसा मिल जाएगा। तो जितना पैसा आपने लगाया उसका कई गुना, हजारों गुना अधिक जो है आगे रिकवर कर लेंगे एड्स कंपनी से। तो ये धंधा काफ़ी दिन से चल रहा था। तो इसके बाद जो है पिछले वर्ष चर्चा में आया कि इस तरह की चीज़ें चल रही है। जो 55,000 लोग हैं उसमें कुछ लोगों को जो है मैनिपुलेट करके जो है टीआरपी को परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है। कुछ न्यूज़ चैनल पे आरोप लगे थे। तो उसके बाद एक समिति बनी थी, इस समिति का नाम है शशि एस वेम्पति समिति, राइट। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, टीआरपी रेटिंग के लिए जो समिति बनी थी उस समिति का नाम क्या है? शशि वेम्पति समिति बनी थी। और इस समिति ने रिकमेंडेशन दिया है और उसी के रिकमेंडेशन को यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया। उनका कहना है कि जो 55,000 है इसकी संख्या को और बढ़ाया जाए, कुछ अन्य बातें कही गई, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शशि वेम्पति समिति ये अधिक इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ टीआरपी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। बेसिक जानकारी होना चाहिए आपको। देखो, इसको पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है। और ये भी आपके लिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की पहल। फर्स्ट पेज पे अगर आपने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं एक बार। इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है चूँकि अमेरिका के रिगार्डिंग दिया हुआ है। अमेरिका में जिस तरह का डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ने जिस तरह का हमला किया है अमेरिकी संसद पे, और उसी को भारत से कोरिलेट करने का कोशिश किया है, तो एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। महिलाओं ने उत्तरी ध्रुव पे जो है उड़ान भरने का काम किया है, तो उसी को लेकर के महिला सशक्तिकरण जो टॉपिक है, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, उसमें आपको काम दे सकता है। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद से पढ़ लें एक बार। अब देखो, मैंने बताया कि मंत्री जी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक जो है प्रत्येक दिन आपको, जब तक बजट आएगा तब तक डेली आपको यहाँ पे चर्चा मिलेगा, और इसको जाकर के ज़रूर पढ़ें। इसमें क्या कहा गया है कि सर्विस सेक्टर का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, और सर्विस सेक्टर पे हमें नज़र रखना होगा। देश में 54% इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान है, और ख़ास करके इकोनॉमी के सेक्शन में इस बार जो कोरोना वायरस का हुआ था प्रकोप, तो ऐसे कंडीशन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ था सर्विस सेक्टर। होटल इंडस्ट्रीज वगैरह लगातार बंद ही हो गई थी। होटल इंडस्ट्रीज क्या है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है। तो निश्चित तौर पे सर्विस सेक्टर पे हमें कोशिश करना होगा उसको रिवाइव करने की। अब देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा न्यूज़ है लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। एक तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जो हमारी विदेश व्यापार नीति थी वो 2015 में आई थी, और 2015 से 20 तक के लिए विदेश व्यापार नीति थी। अब देखो 20 में क्या हुआ, कोरोना वायरस आ गया, तो 20 में ही हम एक नई नीति लाने वाले थे जो 25 तक के लिए वो नीति होती, अगले 5 वर्ष के लिए। विदेशी व्यापार नीति में विदेश के व्यापार हम क्या करेंगे,
विदेश से को निर्यात हम किस तरह से करेंगे, हम विश्व में जो जितना निर्यात हो रहा है उस निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना बढ़ाएंगे, ये सारा का सारा डिस्कशन होता है, सारा का सारा टारगेट फिक्स होता है और उसके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है। तो 20 में जो कोरोना वायरस आ गया तो 20 में जो है नया प्लान नहीं आया, नया प्लान आ रहा है 2021 में। तो 20 को 21 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, अगले एक वर्ष तक के लिए 2015 में जो प्लान आया था उसको 2021 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब 2021 में ये प्लान आएगा जो 2026 तक के लिए होगा। विदेश व्यापार नीति का प्लान 2021 में आएगा, 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा और उसमें जो भी टारगेट वगैरह होगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसको ज़रूर नज़र रखें। गिद्ध की तरह आपका नज़र रहना चाहिए उस सब टॉपिक पे, राइट। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगा जो कि अगले 5 वर्ष के लिए सरकार की वो योजना होती है, विदेश व्यापार किस तरह से सरकार बढ़ाएगी, कितना सरकार ने टारगेट लॉक किया है, वो सब की जानकारी आपको होना चाहिए। तो जब आएगा तब देखा जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं निश्चित तौर पे अपलोड कर दूंगा। बाकी कुछ खास न्यूज़ तो नहीं है। देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको लेकर के कई बार हमने डिस्कस किया है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि भारत और नेपाल के बीच में जो डिस्प्यूट है, खास करके 3 लोकेशन, एक है लिपू लेक, लिम्पियाथोरा और एक और पर्टिकुलर लोकेशन है मुझे याद नहीं आ रहा। ये तीनों ही लोकेशन को लेकर के भारत और काला पानी है, सॉरी, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाथोरा, ये तीनों लोकेशन को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में जो है डिस्प्यूट है। तो आपको एग्जैक्टली डिस्प्यूट का पॉइंट पता होना चाहिए। भारत का कहना है कि ये तीनों जो ज़िला है, तीनों जो लोकेशन है, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाथोरा, ये तीनों भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आता है, जबकि नेपाल का कहना है कि ये नेपाल के क्षेत्र में आता है। और दोनों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ज़मीन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 1813 में एक संधि हुआ था, 1813 या 16 में संधि हुआ था, सुगोली की संधि बोलते हैं, भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। उस समय में इंडिया में अंग्रेज शासक थे, तो उस संधि के माध्यम से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत और नेपाल के बीच में जो बाउंड्री का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो सुगोली की संधि के माध्यम से है, राइट। तो इसका बैकग्राउंड और इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए। सरचू पे किसका अधिकार, इसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। सरचू एक लोकेशन है, राइट, एक जगह है, भारत में ही एक जगह है जिसमें भारत के जो है हिमाचल प्रदेश और भारत के लद्दाख, ये दोनों के बीच में विवाद का रीजन है। चूँकि पहले मान लो यहाँ पे पर्यटन नहीं था तो कोई राज्य इस पर दावा नहीं कर रहा था, लेकिन जब पर्यटन यहाँ पे बढ़ गया तो लद्दाख का कहना है कि ये मेरा क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश का कहना है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। साथ ही लाहौल स्पीति जो है, ये जो घाटी है, ये घाटी है हिमाचल प्रदेश में। ओके, आज और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। देखो ये इसको भी ज़रूर देखें कि वायु प्रदूषण से बढ़ रहा है गर्भपात का खतरा। चलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।